इतिहास के दुनिया में हम अगर 60 से 70 साल पहले नज़र डालें तो आप लोगों को ऐसे भी मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट मिलेगी जो उस वक्त हद से ज़्यादा ताकतवर रहते थे, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो वो अपने एक फैसले से दुनिया का रुख बदल दिया करते थे, जिनका बोलबाला उनके अपने खुद के देश में तो छोड़ ही दीजिए बल्कि दुनिया की कोई भी देश के राजनीतिक में भी इतना ज़्यादा हो चुका था कि अगर वो सिर्फ एक इशारा कर दिया करते थे तो फिर उनके बात को कोई टालता नहीं था। लेकिन इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद हम देखते हैं कि इन सभी को एक एक करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से और बड़े ही रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया गया था। किसी को ऐसी ही साजिश के जरिए अचानक से फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, तो किसी को खुले आम सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो किसी को साजिश के तहत कोई नया तरीका अपनाकर मार दिया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी लोगों को खत्म करने में कहीं ना कहीं आप लोगों को अमेरिका, इजराइल और नाटो का हाथ जरूर देखेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और हाँ, आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में पहला नाम शाह फैसल का है। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज का जन्म 14 अप्रैल 1906 को रियाद में हुआ था। वो शाह अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे थे। फैसल महज 6 महीने के थे जब उनकी मां की मौत हो गई। उनका पालन पोषण उनके नानी नाना ने किया था और उनकी शिक्षा भी उनकी ही जिम्मेदारी थी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने शाह अब्दुल अजीज को लंदन में आमंत्रित किया था, लेकिन व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के कारण वो नहीं जा सके। लेकिन ये तय किया गया कि उनकी जगह उनके बड़े बेटे प्रिंस तुर्की जाएंगे। लेकिन प्रिंस तुर्की की स्पेनिश फ्लू से मौत हो गई थी। इसके बाद शाह फैसल गए और ये इंग्लैंड का दौरा करने वाले सऊदी परिवार के पहले सदस्य बन गए। उनका यह दौरा 5 महीने तक चला। इस दौरान उन्होंने फ्रांस भी देखा। उनके पिता अक्सर उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंप देते थे और उनका मानना था कि फैसल इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में सक्षम है। 1953 में सऊदी के सत्ता में आने के बाद फैसल क्राउन प्रिंस और विदेश मंत्री बन गए। लेकिन मार्च 1964 में उन्होंने वायसराय के तौर पर सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। धार्मिक नेताओं, शासक परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और मंत्री परिषद ने उनको पद से हटा दिया और नवंबर 1964 में शाह फैसल राजा बन गए। सऊदी अरब अगर आज इतना ताकतवर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शाह फैसल का है। शाह फैसल ने आर्थिक विकास और धार्मिक सोच को एक साथ चलाने की कोशिश की। एक तरफ तो वो कोई ऐसा फैसला नहीं करते थे जिसमें धार्मिक उलमाओं का समर्थन शामिल ना हो। सऊदी अरब में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर मोबाइल और टीवी को लाने का काम शाह फैसल ने ही किया था। उनकी हुकूमत में एक बार किसी ने कहा कि सऊदी अरब देश का कोई संविधान बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि कुरान ही हमारा संविधान है। वो साम्यवादी के बहुत खिलाफ थे और उनकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम ही था। उनके ही दौर में ओआईसी की रूपरेखा तैयार की गई, जो 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। बेल्जियम सहित दुनिया के बहुत से देशों में इनके कहने पर ही मस्जिदें बनाई गई थी। शाह फैसल अमेरिका को उसकी औकात दिखाने वाले पहले राजनेता थे। 1967 के युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इजराइल ऐसे ही दिन ब दिन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा जा रहा था और फिर फिलिस्तीन पर रुख किया। तो 1973 के आसपास अब अरब इजराइल की इस युद्ध में शाह फैसल की भूमिका खुलकर सामने आई, और जब अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो और खुले तौर पर उन्हें अरबों से लड़ने के लिए सहायता दी और अरब को धमकी देने लगे, तो शाह फैसल ने विरोध के तौर पर दुनिया को तेल बेचने से प्रतिबंध लगा दिया। उनके इस फैसले से दुनिया में तेल की खपत में एकदम से गिरावट आई और तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। तब अमेरिका ने शाह फैसल से कहा कि अगर तुमने तेल सप्लाई शुरू नहीं की तो हम तेल की कुओं पर बमबारी कर देंगे, तुम्हें जंगलों में रहने पर मजबूर कर देंगे। तब शाह फैसल ने जवाब दिया कि तुम तेल के बगैर जी नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हम रेगिस्तान से आए हैं। हमारे पुरखों ने खजूर और दूध पर जिंदगी गुजार दी। हम पीछे जाकर फिर से वहीं से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। अगर बात फिलिस्तीन की है तो वो आजाद होकर रहेगा। शाह फैसल दिन ब दिन अमेरिका के लिए खतरा बनते जा रहे थे। पहली बार कोई मुस्लिम राजनेता था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को आंखें दिखाई थी।
यही वजह है कि अमेरिका ने CIA की मदद से एक मीटिंग के दौरान उनकी हत्या करवा दी थी। उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका भतीजा फैसल बिन मुसादिया एजेंट था और अमेरिका खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में दूसरा नाम सद्दाम हुसैन का आता है, जिन्हें आप सब में से ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। दोस्तों, इन्हें आज भी इराक का सबसे लोकप्रिय लीडर कहा जाता है। ये वही सद्दाम हुसैन है जो सिर्फ इराक या अरब देशों में नहीं बल्कि उस वक्त में अपनी हुकूमत में पूरी दुनिया के ही सबसे मशहूर शक्तिशाली नेताओं में से एक नेता थे, जिन्होंने बस तेल की दौलत से ही इराक को मालामाल कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो किया था वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी शासन में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया था। सद्दाम हुसैन ने इराक के लगभग हर शहर और कई बहरी इलाकों में बिजली पहुंचाई थी। सद्दाम हुसैन 2 दशक से अधिक समय तक इराक के शासक थे, लेकिन लंबे वक्त से शासन करने पर और माला माल होते देखते ही अमेरिका और इजराइल के लिए सद्दाम हुसैन बड़ी परेशानी बनने लगे थे। उनकी इसी कामयाबी को देखते हुए अमेरिका ने साजिश के तहत उन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया था। सद्दाम हुसैन भी एक वो इंसान थे जो फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थन में थे और ये बात भी अमेरिका और उसके साथी इजराइल को नागवार गुजरती थी। इसलिए 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका के इशारों पर सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया था। सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाते वक्त सद्दाम हुसैन के माथे पर एक भी सिकन न थी। उनकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थी। उनके दाएं हाथ में कुरान भी था तो बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाह अकबर के नारे के साथ फंदे पर पहुंच गए। सद्दाम हुसैन ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो काला कपड़ा आमतौर पर फांसी के वक्त इंसान को पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन को ठीक उस दिन फांसी के फंदे पर लटकाया गया था कि जिस दिन दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद मना रहे थे। सद्दाम हुसैन के चले जाने के बाद आज तक ईरान वही हालत में वापस लौट नहीं पाया है, जबकि दूसरी तरफ वक्त के साथ इस बात के खुलासे भी हो चुके हैं कि वो सारी बातें झूठी थी जिनको बुनियाद बनाकर इराक के ऊपर हमले किए गए थे। सद्दाम हुसैन ने अपने खून से एक कुरान भी लिखवाई थी। सद्दाम हुसैन कुरान के लिए 3 साल तक अपना 26 लीटर खून निकलवाया। जानकारों के मुताबिक करीब हर हफ्ते एक नर्स उनकी बांह से खून निकाला करती थी। आज भी इस कुरान को लोगों के देखने के लिए अलग अलग शीशे के फ्रेम में इराक की एक मस्जिद में रखे हुए हैं, जिसे सद्दाम हुसैन ने ही बनवाया था। एक बार की बात है, सद्दाम हुसैन अपने हुकूमत में ऐसे ही रात में घर से दूर गश्त कर रहे थे। फिर उन्हें बस्ती के एक घर में रोशनी दिखी तो वो अपने आदमियों के साथ उस बस्ती की ओर चले गए और वहां पहुंचने के बाद उनके साथ बैठते हुए उनसे पूछने लगी कि कोई परेशानी तो नहीं है, तुम लोग सोए क्यों नहीं हो? तुम लोग सो जाओ, मैं जब तक जागता हूँ तुम चैन से सो जाओ, नहीं फिर बाद में पता नहीं। जबकि दोस्तों, वक्त के साथ सद्दाम हुसैन के चले जाने के बाद आज तक कोई चैन से सो नहीं पाया है। ये तो आप सब देख ही रहे हैं। गाजा हमास में रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा मारे गए हैं, लेकिन दोस्तों असल में कोई नहीं जानता न जाने कितने मासूम और बेकसूर मारे गए हैं और अभी चल भी रहा है जिसका कोई रिपोर्ट नहीं है। और अब तो लेबनान में भी ऐसे ही हो रहा है। सच में सद्दाम हुसैन की ये बात सही साबित हो रही है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन आज भी दुनिया में कुछ लोगों के लिए हीरो हैं तो कुछ लोगों के लिए तानाशाह जो साजिश के तहत शहीद किए गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।